अभी तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, और दूसरा हमला अगर कहीं होने जा रहा है तो इस देश के अति पिछड़ों और दलितों के खिलाफ होने जा रहा है। हम चुनाव हारे या जीते, परिणाम कुछ भी हो, और इस देश के दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, किसी की भाई की हैसियत है लोकतंत्र को बांध के रख लेगा, और किसकी हैसियत है तो बचाने निकलेगा। भारत के रक्त में लोकतंत्र, जिसे देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहां जा रहे हैं भैया, बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब दिए हो सब लोग मिलके। गर्भगृह से काफी दूर बनाया मंदिर। संसद में हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने इस बात को स्पष्ट रखा, सरकार के अंदर साहस होता अब तक सारी बात का जवाब दे दिया होता। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि रामलला आप आए थे तो मंदिर कहां बनाकर गए। और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है भगवान श्री राम, पर भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर इस देश के 140 करोड़ लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा, 415 से 44 पर आ गए, राम पर टिप्पणी करेंगे आप, जिस पर गांधी और अम्बेडकर टिप्पणी नहीं कर सके। देखा पार्टी भाई। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट लेके आ चुका हूं, और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे जिस तरह से आपको पता ही है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, ये सारी जो है मुस्लिमों के लिए, मतलब मुस्लिम वोट बैंक के लिए बिल्कुल ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं। कौन पार्टी कितना ज़्यादा मुस्लिम वोट ले ले, इसी की जद्दोजहद चल रही है। और इसी क्रम में आप लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी जो हमेशा राम मंदिर का विरोध करती रहती है, क्योंकि राम मंदिर का विरोध करके उसे लगता है कि जो है मुस्लिम वोट जो है उसको मिल जाएगा। डिबेट में आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है राम मंदिर पे और भारत के लोकतंत्र पे और जो अनाज योजना जो चल रही है भारत सरकार की, उस पर सवाल उठा रहे थे। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से तर्कों पे उनको जो जवाब दिया है, उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो चलिए इस डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। चलिए वीडियो को चलते हैं, मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। मुस्लिम फैक्टर नैरेटिव ये दिया गया कि भाई सपा और कांग्रेस दोनों को इस बात का इल्म था कि मुस्लिम अगर बटा तो फिर दोनों के लिए मुश्किलात आएंगी, इसलिए एक साथ चलना चाहिए। हो गया गठबंधन। ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं, वो करें बिल्कुल, हम अपना झंडा गाड़ेंगे। और बहन जी के लिए समाजवादी पार्टी ही कहती रही, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी, कि भाई ये तो देख वही जहां हमारा मुस्लिम उम्मीदवार होगा ये वहां मुस्लिम लड़ाएंगे, या जहां हमारा मजबूत उम्मीदवार होगा ये उसको हराने के लिए मुस्लिम लड़ाएंगे। गुड्डू जमाली फार्मूला। क्या स्थिति लग रही है आप उत्तर प्रदेश की? केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के विजय का कई कारण है, और उसमें से एक प्रमुख कारण है विपक्ष का अत्यधिक अल्पसंख्यक वोटों से प्रेम और उसके लिए आपस में गलाकाट प्रतियोगिता। आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या MIM हो, ये सबका लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी को हराना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये होने वाला नहीं है। इनका लक्ष्य मुस्लिम वोट को अत्यधिक अपने तरफ खींचना है, उसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। वो वोट आपस में बटेगा, और केवल इस चुनाव से विपक्ष को यही हासिल होगा कि विपक्ष में किस खेमे को कितना ज्यादा मुस्लिम वोट मिला है। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान में रखना चाहिए था, और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास के जरिए बात करते और उस माइंडसेट से आगे जाते और जनता से कहते कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम इससे भी 4 कदम आगे जाकर दिखाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच होता। मुझे लगता है विपक्ष की ये बहुत गलती है कि अपने आप को केवल अल्पसंख्यक वोटों तक सीमित करना और उसके लिए आपस में गला काट प्रतियोगिता। कब किसको दोस्त बनाना पड़े, कब किसको दुश्मन, पता ही नहीं लगता। कब किसको माला डालनी, कब किसके कंटाप मारना, यही समझ नहीं आता। माला के समय कंटाप मार दो, कंटाप के समय माला डाल दो तो उल्टा हो जाए। अखिलेश यादव से तू मैं करके अभी स्वामी मौर्य निकले हैं, 72 घंटे नहीं हुए। अब वो सोचे कोई कांग्रेस के साथ निकल लेंगे, हम भी अपना बस में चढ़ जाएंगे, देखेंगे आगे कहां तक जाते हैं। बड़ी पार्टी है। तब तक कांग्रेस ने अखिलेश भैया से झप्पी पाली, क्या बोले भैया जिंदाबाद। अब मौर्य भी मौर्य। आज उन्होंने मंच से एक रोचक प्रस्तुति दे दी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तारिक खान, उस पार्टी का नाम पता है उनको? उस पार्टी का नाम रखा RSSP। पी हटा दो तो RSS है। क्या लाए ढूंढ के मौर्य जी? तो उनने पूछा तो उनने कहा, मौर्य जी ने, विकास भाई यही प्रश्न है, उन्होंने कहा हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ है। बोले कांग्रेस से बात कर ली? बोले नहीं करेंगे, उन्हीं से सीट एडजस्टमेंट करेंगे हम। अब ऐसा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो गल्लूगारा हो जाएगा। अभी वो अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना के आए, क्या कैसे बड़ा विचित्रताएं पैदा हो रही है विकास जी? नहीं अमिताभ जी, मौजूदा 10 वर्षों में एक दशक से जो राजनीति का रूप देखने को मिला है, और जिन लोगों से इस देश के लोगों की लड़ाई है, मैं बोल रहा हूं देश के लोगों की लड़ाई, और इस देश के लोगों ने ही राजनीतिक दलों को अस्तित्व में लाया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी। किसी भी नेता को बहुत ही बड़बोले नहीं होना चाहिए, और यही बात मैं मीडिया से भी चाहूंगा, क्योंकि हम आप नहीं तय करेंगे, इस देश की जनता तय करेगी, और इस देश की जनता ने तय कर रखा है। और जिस एजेंडे पर ये देश को ले जाया जा रहा है, भारत के संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ ये बात जा रही है। अगर अभी जो आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जिन सम्मानित नेताओं का नाम ले रहे थे, उसकी शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकारें हैं। चाहे आप बिहार का एपिसोड ले लीजिए, मैं किसी विषय को बड़ा लंबा नहीं करना चाहता। आज देश की जनता चुनाव लड़ना चाहती है, और देश की जनता का आदेश है
कि समान विचारधारा के लोग जो इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचा सकते हैं, क्योंकि अगला हमला अभी तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, और दूसरा हमला अगर कहीं होने जा रहा है तो इस देश के अति पिछड़ों और दलितों के खिलाफ होने जा रहा है। हम चुनाव हारे या जीते, परिणाम कुछ भी हो, पर इस देश के दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, उसके लिए हमको आपसी मतभेद बुलाकर कोई दो विचारधारा की लड़ाई में हम लोग बात जो बार बार कही जाती है मुझे वितृष्णा पैदा करती है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र। अरे किसी की भाई की लाल हैसियत है लोकतंत्र को बांध के रख लेगा, और किसकी हैसियत तो बचाने निकलेगा? भारत के रक्त में लोकतंत्र है भाई। आज जो लोग पैदा हो गए वो लोकतंत्र बचाने जाएंगे। वैशाली में गणराज्य की व्यवस्था थी 4500 वर्ष पहले, जिसे देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहां जा रहे हैं भैया? बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब ये हो सब लोग मिलके। लोकतंत्र कहीं नहीं जा रहा। इंदिरा गांधी ने एक बार कोशिश करके देख ली, उनसे ताकतवर नेता भी पैदा नहीं हुआ, मुंह की खाई ना, परिवार सहित हार गई, चेले चापट हार गए, सत्ता से बहिष्कृत हो गई। उसके बाद हमने संविधान में संशोधन कर दिया, अब कोई भाई का लाल लोकतंत्र को चाह के भी छेड़ नहीं सकता। गजब करते हो, जिसे देखो कुल्ला तो तू नहीं किया, सो के उठा, बोले भैया क्या है? बोले लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। अरे गजब कर रहे हो यार, कौन भाई का लाल लोकतंत्र को पकड़ लेगा? ये सब बातें नहीं, जनता सब समझता, हमसे आपसे ज्यादा सक्षम, और हमारी निर्माता निर्देशक सब वही है। मुफ्ती ओसामा नदवी, मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो भी शेरवानी बिल्कुल नई सिलवा आ गए मैदान में, कह रहे हैं ना ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब वो तर्क ये दे रहे हैं कि भाई जब सारे मुसलमान एक बार वोट देख लिए, जोर लगा के हई शाह है, और जोर नहीं लगा तो बोले फिर तो हमको हैदराबाद से आना पड़ेगा भाईजान। ओसामा नदवी साहब, क्या है मसला उत्तर प्रदेश का? वैसे भी सर, उत्तर प्रदेश का मसला यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों का वोट तो लिया है, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी और साझेदारी इन लोगों ने कभी नहीं दी है। 2014 से हम शुरुआत करते हैं कि 2014 में इन लोगों ने मुसलमानों को बहलाया, फुसलाया, डराया और कहा कि हम नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, आप हमें वोट दे दीजिए। मुसलमान लग गए, अंधे होकर लग गए, पीछे लग गए, और जिस तरह से लगे उसके साथ लगे, और इतने शानदार तरीके से लगे कि अपना सब कुछ नुकसान कर लिया, और ये लोग नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में रोकने से नाकाम साबित हुए। उसके बाद सर दूसरा चुनाव हुआ विधानसभा का 2017 का। 2017 में दो लड़कों की जोड़ी बनी, दो लड़कों ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, राहुल जी और अखिलेश जी। इन दोनों लड़कों ने ऐसी मट्टी पलीत कराई, इन दोनों लड़कों ने मिलकर कि एक के हाथ से सत्ता गई और दूसरे के हाथ से पार्टी गई। वहां पर मुसलमानों ने खूब जोरदार तरीके से इनको 2017 में वोट किया। 2017 के बाद ये नाकाम हुए, 2019 में फिर वोट मांगने आ गए, और अब के लड़के को छोड़े बुआ को पकड़ लाए, बुआ के साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर कहा कि हम रोकेंगे, और कहा कि इस बार तो मोदी जी को सत्ता में आने नहीं, नरेंद्र मोदी को रोकने में नाकाम साबित हुए। नहीं नाकाम साबित नहीं हुए, 200 उनकी सीटें और बढ़ गई, 303 हो गई, नाकाम नहीं हुए। हाँ, वो विटामिन का डबल डोज ले लिए, रोक नहीं पाए। अभी 2022 का पिछला चुनाव, उसमें मुस्लिम वोटों का सर्वाधिक घनत्व इतिहास में इतना एक साथ कभी किसी पार्टी को नहीं मिला जितना समाजवादी पार्टी को मिला, लगभग 82%। ठीक, विधानसभा में अब अलायंस हो गया। आप कैसे देख रहे हैं ये जो बीएसपी और ओवैसी की पार्टी की भूमिका? बोल रहे थे शायद राजनीतिक विश्लेषक साहब कि सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमान वोटों के प्रति हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस ने 51 में पहला चुनाव हुआ, 5-6 बार सरकार बनाई सिर्फ मुसलमानों के वोट से, और किसी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला, 26% वोट मिला, फिर 36% वोट सिर्फ मुसलमानों का, मगर मुसलमान तो 13-14%। बाकी लोग कौन है? अच्छा, बाकी लोग क्या है? बाकी वोट नेपाल से आ रहा है, नेपाल से। बाकी बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, हिंदुस्तान के आम नागरिक समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं भाई, हर तर्क को आप कैसी बात कर रहे हो? अभी रुक जाओ, अभी केवल तारीख की बात जी। अरे चुपिए भाई, बीच में ना बोलिए जी, मौका पाइएगा तब बोलेंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सभी वर्गों का वोट पार्टियों को मिलता रहा है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बीजेपी भी मुसलमानों का वोट ले रही है, इसलिए ये जो लाइन खड़ी करने की कोशिश की जाती है बार बार, इससे कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा नहीं। और अगर समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ मुसलमानों का वोट होता या कांग्रेस के पास होता तो सरकार नहीं बना पाती। बिल्कुल, विकास बाबू फिर वहीं आते हैं। भाई आप जानते हो जो सियासी लोग होते हैं उनके लिए चुनाव कुंभ का मेला है, वो प्रयाग ना जाएंगे जरूर, नहाएंगे जरूर, संग चाहे प्राण चला जाए, घर में बिके, मकान बिके, खेत बिके, डैम किया, क्या वो कहते भाई ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर नैतिकता की बात करूंगा तो आपका आदेश है कि नैतिकता से चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपका स्पष्ट मत है, आपका स्पष्ट मत है। मैंने नहीं कहा, ये आपका मत होगा। मैंने कहा ना नैतिकता से चुनाव नहीं रोका जा सकता, मैंने नहीं कहा, लेकिन चुनाव तो कृष्ण नीति से ही होता है। ठीक, तथ्यों पे आ जाइए। आपने राम जन्मभूमि मंदिर का बहुत जबरदस्त प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मुझे थोड़ा समय चाहिए सर, जब बीच में सुन के पूरा बोलिएगा। राम मंदिर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कनेक्ट एजेंडा नहीं। इससे ये प्रूफ होता है, आधा अधूरा 40% बना मंदिर, गर्भगृह से काफी दूर बनाया मंदिर। संसद में हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने इस बात को स्पष्ट रखा, सरकार के अंदर साहस होता अब तक सारी बात का जवाब दे दिया होता। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि रामलला हम आए थे तो मंदिर कहां बनाकर गए। और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है भगवान श्री राम,
पर भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर इस देश के 140 करोड़ लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्वयं के स्टेटमेंट है कि हम 5 वर्ष तक और राशन देंगे। और कितने लोगों को देते हैं? भारतवर्ष की आबादी का 140 करोड़ आबादी में से अति पिछड़े, दलित और लोग 80% लोगों को राशन देते हैं प्रधानमंत्री। विज्ञापन देते हैं, उसका अरबों खरबों रुपया का विज्ञापन दे रहे हैं, अपने झोले पर फोटो लगा रहे हैं। 80 करोड़ लोग इनके राशन पर डिपेंड हो गए हैं। आज उनका स्वाभिमान कुठाराघात किया जा रहा है। उसमें पहले ये तय हो वो 80% में कितने दलित हिंदू हैं, कितने पिछड़े हिंदू हैं। आप केवल अल्पसंख्यक या मुसलमान के नाम पर पूरे देश को डिबेट में नहीं उलझा सकते। सच्चाई और सुन लीजिए। अभी तो प्लीज 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कोरोना लहर, गंगा में बहती लाशें, तमाम चीजें देखी गई। कहीं एम्स नहीं दिखा, बचे कुछ नहीं। एक चीज स्पष्ट हुई, मैं फैजाबाद की बात कर रहा हूँ, जहां अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाकर इन्होंने उद्घाटन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, हमारे आराध्य हैं, बहुत सुंदर बात है। हम सब गए थे दर्शन करने, मैं तो स्पेशली गया था। 2 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी जीती हुई। ठीक, अम्बेडकर नगर है, 3 सीटें जीती हुई। बगल का बाराबंकी है, 3 सीटें जीती हुई। लखनऊ राजधानी, यहाँ 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। ठीक, रहा सवाल मुद्दों की राजनीति का। ठीक है, अब आगे तारिक खान को खुश होना चाहिए। कांग्रेस अपनी सीट तो नहीं गिना सकती, लेकिन सपा अखिलेश यादव की सीटें तो गिनाने लगी। क्या कल तक कैसे जूतों में दाल बट रही है, कम से कम कुछ तो मोहब्बत हुई, इससे मैं खुश हूं। भाईचारा तो बड़ा, मैं बड़ा कष्ट में था, कितना तनातनी हो रही तेरे की, कान के नीचे बजा रहे थे एक दूसरे के। अब कम से कम ये तो बता रहे सपा मजा हमना सही, मेरे भाई तो मजबूत है, बोले हम होमगार्ड हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बड़े भैया तो दरोगा हैं। ठीक बात, अच्छी बात। अब विकास ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आगे बात। विकास जी ने एक बात कही कि 80 करोड़ लोगों को, 80% नहीं, तारीख सुन लो भाई, डिस्टर्ब नहीं करो यार, कि आ रहा हूं मुफ्ती साहब कि 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, प्रतिशत नहीं 80 करोड़। उनका आत्मविश्वास खंडित कर दिया गया। जिसका आत्मविश्वास खंडित हो जाएगा वो छोड़ देगा, नहीं लेगा। कोई पुलिस तो साथ जाती नहीं। सही बात। राशन में कोई पुलिस साथ नहीं जाती कि नहीं लेंगे तो उसको मार डंडा गिरा देंगे। क्या आपकी मर्जी, मत लो। कांग्रेस वाले देशों लो, वो कोई सबके लिए आ जाती है, वो कोई समस्या नहीं देश में ना। मंदिर पर जो बात उन्होंने कही उस पर मैं तथ्यात्मक बात बाद में कहूंगा, जब अपनी टिप्पणी करूंगा। कांग्रेस के भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है मंदिर को लेकर, क्योंकि मंदिर पार्टी नहीं है ना चुनाव है। क्या कांग्रेस ऐसी बातें बोलती है कि जिसमें ध्वस्त हो जाती है, कुछ मतलब बचता नहीं है उसके पास, अपनी झोली में चवन्नी नहीं बचती। अभी चवन्नी का उल्लेख हुआ था, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा। 415 से 44 पर आ गए। राम पर टिप्पणी करेंगे आप, जिस पर गांधी और अम्बेडकर टिप्पणी नहीं कर सके। गजब पार्टी है भाई। सही बात। अब ये रंगबाजी तो तब है जब देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल है। जो ओवैसी नहीं बोल रहे वो कांग्रेस बोल रही है, कहीं मंदिर गर्भगृह पर नहीं बनाया। गजब बात करते हैं। अयोध्या के बारे में 4 बातें जिनको नहीं पता होंगी वो भी सब बता रहे हैं अयोध्या का सच। ऐसा मत करिए, आपसे सपा से अलायंस हो गया, खुश होइए, लड्डू पार्टी चुनाव लड़िए। अयोध्या के फेर में मत पड़िए, जो अयोध्या के फेर में पड़े उनके पास लंगोट नहीं बची। सही बात। क्या मत पड़िए उस फेर में, लंगोट भी नहीं बचती है। 2024 का लोकसभा रिजल्ट आने दीजिए। हम आप यही रहेंगे मेरे भाई। हमने 19 में भी आपसे यही सुना। अग्नोत्री जी 19 का रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम और आप बात करेंगे। आपने 17 में भी यही कहा, 14 में भी यही कहा, 22 में भी यही कहा, 19 में भी यही कहा, 24 में हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तब भी आप जीत जाओ, तब भी राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप सरकार में आ जाओ तो भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो सारी पार्टियां हैं, इंडी अलायंस जो बना हुआ है, ये लोग जो है मुस्लिम वोट जो है उसके लिए जो है आपस में जो है लड़ रहे हैं कि कौन कितना मुस्लिम वोट पा जाए, उसी की लड़ाई चल रही है। डिबेट में आप लोगों ने देखा कि चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो जो है आपस में जो है बस इसी बात को लड़ रहे हैं कि कौन कितना पा जाएगा। और अभी जो AIM के प्रवक्ता जो है वो भी बोल रहे हैं कि आप लोग जो है अखिलेश और ये जो राहुल गांधी पहले भी एक बार हो चुके हैं, लेकिन मोदी को नहीं हरा पाए। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम समाज हमेशा जो है समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा है, कांग्रेस पार्टी को वोट देता रहा है, फिर भी जो है ये लोग जो है मोदी को जो है को हरा नहीं पा रहे हैं। इस पर जो है, और वहीं अमिताभ बनर्जी जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है तर्कों पे इनको जवाब दिया है। अभी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास जी हैं वो जो है बात कर रहे थे कि राम मंदिर के जो है वहां पे नहीं बना है, किसी और स्थान पे बनाया गया है, ये सारी बातें कर रहे हैं। हालांकि इनको केवल राम मंदिर का विरोध करना है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि राम मंदिर का विरोध करने से जो है जो मुस्लिम वोट है वो इनके साथ आ जाएगा। इसीलिए हमेशा से शुरुआत से जो है कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध करती रही है। और अब तो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में जनता बता देगी कि कौन क्या है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा इनकी चल रही है अभी। इससे पहले भी इन्होंने यात्रा की थी, उसका जो है कोई परिणाम नहीं निकला था। और फिर से जो है यात्रा करके ये लोग केवल और केवल हिंदुओं को जात पात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दलित के नाम पे और मुस्लिम ये पंडित के नाम पे, OBC SC के नाम पे जो है ये लोग केवल बांटने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के अमिताभ बनर्जी से जुड़े हुए डिबेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसी तरह से आपको वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।